ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल और उसके दुष्परिणाम। तो ये ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल क्या है? ब्रिटिशों ने विषय वस्तु के बारे में तो बहुत परिवर्तन किए, साथ ही पद्धति में और व्यवस्था में भी परिवर्तन किए। जैसे कि ये चौथी की कक्षा है, 5वीं की कक्षा है, 12वीं की कक्षा है, ये सेकेंड ईयर बीए है, ऐसे नामाभिधान दिया। एक एक वर्ष का एक वर्ष का समय निर्धारित किया। फिर उस वर्ष का भी वर्ष के अंत में परीक्षा होगी, फिर परीक्षा के आधार पर आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर इसी प्रकार से 35 मिनट का कालांश होगा, 50 मिनट का कालांश होगा। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा को बड़े यांत्रिक पद्धति, यांत्रिक मापदंड लागू करके विभाजित करने का, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही बड़ी यांत्रिक रचना है। शिक्षा यांत्रिक रचना नहीं होती है, वो तो जिंदा मनुष्यों का काम होता है। तो जिंदा मनुष्यों का व्यवहार इस प्रकार से 35 मिनट के, 45 मिनट के, 50 मिनट के कालांश में इतना ही पोर्शन, सबके लिए समान, सबके लिए समान पद्धति, इस प्रकार का नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी ये यांत्रिकता है। उस यांत्रिकता का आज दुष्परिणाम क्या हुआ है? हमारी विचार करने की पद्धति, हमारी चीजों को देखने की पद्धति, उनको ग्रहण करने की पद्धति, उनका मूल्यांकन करने की पद्धति, हमारे व्यवहार की पद्धति, हमारा मानस, ये हमारी व्यवस्थाएं, ये सब कैसे बदलती हैं और कैसे एक जिंदा प्राणवान गतिविधि निष्प्राण यांत्रिक व्यवस्था में बदल जाती है। ऐसा एक बहुत ही सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय डॉक्टर अंकित शाह करके हैं, वे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये एक पूर्व पक्ष हुआ। अब हमारा सबसे अधिक ध्यान इस पूर्व पक्ष के दुष्परिणामों को दूर करके सही व्यवस्था बिठाने में कैसे लगेगा, इसकी चर्चा शुरू होगी। तो भोजन के पूर्व बीज भाषण और इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्रस्तुत करने वाले 2 विषय ऐसा जाएगा। भोजन के बाद हमने 6 गट बनाए हैं और ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति हेतु जो करणीय कार्य है उसको 6 भागों में विभाजित किया है। ऐसा करेंगे तो हमारा प्रयास कुछ यशस्वी होगा, ऐसा मानकर ये 6 विषय निर्धारित किए हैं। 6 विषयों में से आज मुझे लगता है 5 विषयों के वक्ता यहाँ उपस्थित हैं। एक विषय के वक्ता निर्धारित किए थे परंतु उनकी असमर्थता है। हमने सोचा था कि 2 दिन में हम उसका पर्याय है। अभी शताब्दी जी तो है, तो सही उपस्थित है। अच्छा, शताब्दी जी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो 6 विषयों के वक्ता यहाँ उपस्थित हैं। जरा प्रारंभ से लेकर माने 1 से लेकर 6 तक के वक्ता अपना अपना विषय बताएंगे, अपना नाम भी बताएं और विषय भी बताएं। जी ताई, मैं संदीप, मेरा गट क्रमांक 1 है ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थित हेतु शोध अनुसंधान एवं साहित्य निर्माण। ऐसे मेरे गट का विषय है। मुझे उसमें व्यवहारिक पक्ष पर दूसरे सत्र में चर्चा करनी है। चलो आगे, गट क्रमांक 2। नुपुर जी। प्रणाम ताई। नुपुर ताई, मेरा टॉपिक है धर्म केंद्री जीवन रचना।
हाँ, ये घट क्रमांक 2 है। हाँ इसका व्यावहारिक आयाम। जी जी। जी, तीन। मेरा है ताई स्वायत्त समाज संकल्पना एवं स्वरूप, मधुसूदन। हम्म। चौथा। राजेंद्र जी। नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते। मुक्ति। जी। 5। ममता जी। जी, मेरा आज कुटुंब व्यवस्था और आजीवन शिक्षा। और छठा शताब्दी जी। समाज, राज्य, अर्थ और शिक्षा शास्त्र का आपसी संबंध। आपसी संबंध। हाँ, तो हमारे छह ही वक्ताओं का जो आयाम है वह व्यावहारिक आयाम है। तो ये जो 6 विषय हैं वो आप देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्र जीवन है उसके व्यवस्था, व्यवहार, मानस और बुद्धि, इन चारों आयामों को लेकर हमारी स्थिति क्या है और करना क्या है, इसको लेकर ये है। इसलिए पहला हमारा प्रत्येक विषय के 2 आयाम किए गए हैं। एक इसका तात्विक पक्ष है और दूसरा उसका व्यावहारिक पक्ष है। तात्विक पक्ष प्रस्तुत करने वाले और विद्वज्जन हैं जो सीधा सीधा पुनरुत्थान विद्यापीठ से संबंधित नहीं है। हालांकि उसमें से 2 लोग तो हमारे विद्वत परिषद की संचालन टोली के सदस्य हैं, सुविनय जी दामले और डॉक्टर राम शर्मा। ये दोनों ही हमारे विद्वत परिषद की संचालन टोली के सदस्य हैं। परंतु शेष जो 4 लोग हैं उनमें से एक हैं डॉक्टर अंकित शाह, नहीं, तीसरे डॉक्टर गोविंद गंधे, वे भी हमारे संचालन विद्वत परिषद की संचालन टोली के सदस्य हैं। डॉक्टर लीना गहाणे राष्ट्र से विकास समिति की अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख हैं। मुझे और 2 का जरा हाँ, डॉक्टर चंद्रकला पड़िया, वो भी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष भी हैं, पूर्व में कुलपति भी रही हैं। ऐसी वे स्वायत्त समाज इस विषय में तात्विक पक्ष प्रस्तुत करने वाली है। और 2 बता सकते हैं? जी, एक तो संदीप जी के साथ है गोविंद जी गंधे। हाँ, गोविंद जी गंधे हुए। फिर अंकित शाह जी हैं। हाँ, अंकित शाह जी हैं। फिर चंद्रकला पड़िया हैं। फिर राम शर्मा जी हैं। डॉक्टर राम शर्मा है, सुविनय जी हैं और फिर लीना सुविनय जी जी, हैं। और फिर लीना जी हैं। हाँ, तो ऐसे 6 लोग तात्विक पक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हमने 1.5 घंटे के ये 2 सत्र हैं। तात्विक पक्ष के लिए 1.5 घंटा और बाद में व्यावहारिक पक्ष के लिए 1.5 घंटा। तो हम सबका पहला दायित्व है ये 6 विषय जो हैं उनका आपसी संबंध, कि ये क्यों इस प्रकार से रचना की गई है। ये 6 आयाम, जैसे अभी मैंने कहा था, व्यवस्था, व्यवहार, मानस, बुद्धि, व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्र जीवन, इन सभी को हमने इसमें व्यवस्थित करने का और वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, ताकि किसी भी विषय का चिंतन सर्वसमावेशक सभी आयामों में हो सके, एकांगी न हो सके, न हो। इसलिए पहला हमारा जो मुद्दा है वह इन 6 विषयों का आपसी संबंध, उसके पूर्ण विषय में कहाँ स्थिति बनती है वह, और ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति ऐसा जो मुख्य विषय है उसके साथ क्या संबंध है, ये हमें करना होगा। जैसे कि हमको
शाश्वत ज्ञान को, शाश्वत ज्ञान प्रवाह को, सनातन ज्ञान प्रवाह को वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में युगानुकूल बनाकर प्रस्तुति करनी होगी। तो प्राचीन से निरंतर बहते हुए अर्वाचीन तक हमारा ज्ञान प्रवाह आता है। तो प्राचीन ज्ञान को, शाश्वत तत्वों को हम आज किस रूप में प्रस्तुत करें, ये जानने के लिए और ये निश्चित करने के लिए और उसको व्यवहार्य बनाने के लिए सबसे पहला है हमको शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहेगी। शोध और अनुसंधान ये किसको क्या स्वरूप रहेगा कि हमारे ज्ञान क्षेत्र को जानो, उस ज्ञान क्षेत्र के समस्त संपूर्ण जीवन में कितना महत्व है, कैसी उसकी भूमिका है, इसको जानो। फिर उसका निरंतर प्रवाह कैसे बह रहा है ये भी जानो। और जैसे जैसे देश काल परिस्थिति बदलती है वैसे उसकी प्रस्तुति में कैसा परिवर्तन होता है। सिद्धांत नहीं बदलते परंतु स्वरूप, प्रस्तुति का स्वरूप बदलता है क्योंकि देश काल परिस्थिति भी बदलती है। इसको बनाए रखने के लिए, इसको सही बनाने के लिए हमें शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। ज्ञान के क्षेत्र में यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी गतिविधि है। इसके बिना हमारा जो ज्ञान है वह अप्रासंगिक, अप्रस्तुत हो जाता है, जैसा आज हुआ है। वेद प्राचीनतम ज्ञान ग्रंथ है। हम कहते हैं वेदों खिलो ज्ञान मूलम, परंतु आज वेद पाठ करने वालों को भी पता नहीं कि वो कैसे हमारे जीवन व्यवस्था के मूल में होंगे, कैसे हमारे ज्ञान क्षेत्र के मूल में है, कैसे आज उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही है इसका भी एहसास नहीं है, कैसे होगी इसकी भी कोई दृष्टि नहीं है। तो ये जो युगानुकूल प्रस्तुति नहीं हुई तो प्रवाह सनातन नहीं बन सकता और प्रासंगिक भी नहीं बन सकता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा आयाम है और ये खास विद्वानों का काम है। शास्त्र चिंतन, युगानुकूल शास्त्र चिंतन, ये इसका स्वरूप है। और ऐसा शोध और अनुसंधान हुआ तो हमें शास्त्रों को आज के रूप में प्रस्तुत करने के लिए साहित्य का निर्माण तो करना ही होगा। तो ये जो पक्ष है वो इस विषय का तात्विक पक्ष है। इस विषय का मूल विषय के साथ इस प्रकार का संबंध है। अब किसी भी विषय का एक तात्विक पक्ष है और दूसरा व्यावहारिक पक्ष है, क्योंकि तत्व के बिना व्यवहार होता नहीं और जब तक व्यवहार में वो आता नहीं तब तक वह प्रासंगिक बनता नहीं, हमारे व्यवहार के लिए अनुसरणीय बनता नहीं। हम कैसे करें, व्यवस्था कैसे बदले, व्यवहार कैसे बदले, सारी रचनाएं कैसे करें, ये व्यावहारिक पक्ष होगा। तो शोध, अनुसंधान और साहित्य निर्माण का व्यावहारिक पक्ष क्या है। विद्वत जन शास्त्र की रचना करेंगे लेकिन व्यवहार के लिए वो हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे लागू होगा, ये उसके लिए भी साहित्य निर्माण करना होगा। तो विद्वत जनों के साथ साथ समाज में अभिजन और बहुजन भी होते हैं, उनके व्यवहार में कैसे आएगा, फिर हमारी परिवार की रचनाओं में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे परिलक्षित होगा, ये उसका व्यावहारिक स्वरूप है। फिर हमारी व्यवस्थाओं में, सार्वजनिक व्यवस्थाओं में कैसे बदल होगा, ये भी उसका व्यावहारिक स्वरूप है। फिर हमारी विचार करने की पद्धति, देखने की पद्धति कैसे बदलेगी, ये भी उसका व्यावहारिक पक्ष है। और इसकी जनमानस में और सार्वजनिक व्यवस्थाओं में कैसे प्रतिष्ठा होगी, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा। उदाहरण के लिए हमारे घरों में
प्लास्टिक और रसायनों का बहुत प्रयोग होता है। हमारा घर बनता है वही सीमेंट, कंक्रीट और लोहे का प्रयोग करके बनता है। ये तो नहीं हो सकता। ये इसके कारण से व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर सृष्टि में पर्यावरण का प्रदूषण, यहाँ तक कि सारी बातें, सारी समस्याएं निर्माण होती हैं। तो फिर शोध और अनुसंधान क्या करेगा? यंत्रों की रचनाएं बदलो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये एक बहुत बड़ा आह्वान है कि आप ऐसे यंत्रों की खोज करो जो इन समस्याओं को पैदा ही न करे और मनुष्य का कष्ट तो हरे और श्रम कम करे। तो ऐसे सारे आह्वान, ये तो बहुत प्रायोगिक है। घर की व्यवस्थाएं बदलो, घर की रचना जो है, उसका जो साजो सामान है वो बदलो, हमारा वस्त्र परिधान बदलो, हमारा खान पान बदलो। ये सब हमारे खोज के विषय, शोध और अनुसंधान के विषय रहेंगे और उसका व्यावहारिक इम्प्लीकेशन जो है, व्यवहार में जो निहितार्थ हैं, वे सारे इसमें आएंगे। ऐसी कैसी रचना हमने बनाई है कि हमको बिना एसी के रहना कठिन हो जाता है, बिना बिना वाहनों के हमारी यात्रा ही असंभव हो जाती है और हमारा मानस ऐसा हो गया है कि आज के जमाने में ये तो सब करना ही होता है। मानस बदलने में भी ये सब हमको करना होगा। तो हमारे जितने भी विषय हम कक्षा, प्राथमिक कक्षाओं से उच्च शिक्षा तक पढ़ा रहे हैं, उनका स्वरूप किस प्रकार के से बनेगा, उसके शोध के और अनुसंधान के विषयों की सूची बनाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस शोध और अनुसंधान की प्रक्रिया को उच्च शिक्षा से बाहर निकालकर किशोर आयु की शिक्षा में, बाल आयु की शिक्षा में कैसे ले आना, इसको भी समझना, क्रिएटिव इंटेलेक्ट कैसे निर्माण करना, ये भी उसका एक पक्ष आएगा कि लोग विचारशील बने, लोग क्रिटिकली माने आलोचनात्मक दृष्टि से व्यवहार को, व्यवस्था को, पदार्थों को देखे और फिर उसका मूल्यांकन करके उसमें परिवर्तन का स्वरूप तय करे। ऐसे शोध और अनुसंधान के कार्य को समस्त शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ना, इसके व्यावहारिक उदाहरण हम प्रस्तुत करें, ये उसका व्यावहारिक पक्ष रहेगा। तो व्यावहारिक पक्ष में ये जरूरी नहीं कि केवल विद्वज्जन ही ये करे, ये एक खोजी दृष्टि निर्माण करना, शोध का मानस निर्माण करना, अनुसंधान की प्रक्रिया को व्यापक बनाना, छोटे छोटे पैमानों में उसको ले आना, ये उसका व्यावहारिक पक्ष रहेगा। तात्विक पक्ष में जैसे कि आज हमारी जो उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है, न वह भारतीय दृष्टि से ओतप्रोत है, न वह भारतीय पद्धति से होता है, न भारतीय सिद्धांत उसमें लागू होते हैं। तो दृष्टि नहीं, सिद्धांत नहीं, प्रक्रिया नहीं, पद्धति नहीं। तो तात्विक पक्ष में एक तो ये सारी शोध जिसको कहते हैं, उसका भारतीय स्वरूप निर्धारित करना ये रहेगा। ये आवश्यक ही है कि विद्वानों का विषय है, परंतु उसको दैनंदिन व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय जीवन में किस प्रकार से ले आना, ये उसका व्यावहारिक पक्ष रहेगा। तो तात्विक और व्यावहारिक ऐसे दोनों पक्षों का समायोजन करते हुए यह विषय रहेगा। उसी प्रकार से धर्म केंद्रीय जीवन रचना, ये तो इतना व्यापक विषय है, धर्म केंद्रीय जीवन रचना, कि सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, वस्त्र परिधान, अलंकार, श्रृंगार,
भोजन बनाना, घर की व्यवस्था, सार्वजनिक टाउन प्लानिंग और व्यवसायों की पद्धति और ये सारी 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 बातें जो जीवन को धारण करती है, यानी जीवन को नष्ट नहीं होने देती, ऐसी सभी व्यवस्थाओं में धर्म ही केंद्र में रहे, इसका विचार हम इसमें करेंगे। तो तात्विक पक्ष में जैसे धर्म क्या है और धर्म किस प्रकार से व्यापक रूप में हमारे यहाँ प्रतिष्ठित रहा है, ये विषय आएगा। परंतु नूपुर जी, आपका विषय ये रहेगा, व्यावहारिक विषय, कि हमारे सारे व्यवहारों में मानक के रूप में धर्म ही आए। ये इसका ऐसा परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए हम अन्न को ब्रह्म कहते हैं, इसलिए अन्न को पवित्र मानते हैं, इसलिए अन्न की बिक्री नहीं करते, अन्न खरीद करने की का पदार्थ नहीं है और अन्न पवित्र है। इस पवित्रता का जो व्यवहार है वो तो आज कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरा, उसमें जो भावना का पक्ष है कि जैसा अन्न वैसा मन, मन की भावनाएं होती हैं, तो ये भावनाएं एक दूसरे के साथ जो संबंध बनते हैं, मनुष्य के और प्राणियों के, मनुष्यों के और पंचमहाभूतों के, मनुष्यों के और वनस्पति के जो संबंध हैं, उन संबंध में भावना का जो पक्ष है वह यदि उपेक्षित हुआ तो हम किस प्रकार से अनात्मीय और भावना शून्य बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे स्पर्धा, संघर्ष, हिंसा, असुरक्षा, भय, आतंक आदि सब बढ़ने लगता है। ये कारण क्या है कि हमने अन्न को देखने की दृष्टि ही बदल गई। तो धर्म से चलो तो पानी का प्रदूषण नहीं होगा, धर्म से चलो तो किसी को भूखों रहना नहीं पड़ेगा, धर्म से चलो तो अर्थ का अभाव नहीं होगा, धर्म से चलो तो अर्थ का प्रभाव भी नहीं होगा, धर्म से चलो तो अर्थ से मूल्यांकन करना भी बंद होगा, धर्म से चलो तो उपभोग संयमित होगा, धर्म से चलो तो सुख बढ़ेगा। इसके सूत्र, व्यवहार के सूत्र बताना और इसके उदाहरण प्रस्तुत करना। धर्म से चलेंगे तो भय, हिंसा, आतंक कम हो जाएगा, धीरे धीरे निःशेष हो जाएगा, तो सुख, शांति, समृद्धि और आनंद ये बढ़ेगा। इसके हमारे व्यावहारिक उदाहरण प्राचीन काल के और वर्तमान के ये देना, इस विषय को पुष्ट करना होगा कि धर्म केंद्र में है। तो भाई धर्म से चलो, कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते समय ये बोलेगा, अरे नहीं, घर में बाल बच्चे हैं, उनके संस्कार खराब हो जाएंगे, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। आज क्या अर्थ केंद्रीय होने के कारण से, अरे घर में हमारे बाल बच्चे हैं, उनको भी हम कुछ अच्छा जीवन दे सके, अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, इसलिए हमको ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए मैं रिश्वत लूंगा। ये तो इट इज बीइंग मोस्ट प्रैक्टिकल। और धर्म करते रहोगे तो 4 पैसे नहीं कमा सकोगे। ये अर्थ केंद्रीय जीवन रचना है, काम केंद्रीय है। धर्म केंद्रीय होगी तो सुख तो इसमें होगा, कल्याण तो इसमें होगा, भला तो इसमें होगा। ऐसे हमारी जो उक्तियां हैं, वो उक्तियां, उसके अनुसार उदाहरण, जैसे पैसा माने हमारी झोली खाली कर देंगे तो वो फिर से भर जाएगी, खाली ही नहीं करेंगे तो भरी हुई झोली में जो धन है वो सड़ जाएगा। ये व्यवहार है। इसलिए दान देते रहो। शतहस्ते न आहर, 100 हाथ से संचित करो, कमाओ। सहस्रेण संकेर, 1000 हाथों से देते चलो। ये जो आपसी लेन देन का व्यवहार है,
मैंने विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना का एक श्लोक है, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। हमारे सामुदायिक जीवन में लेन देन से ही व्यवहार चलता है, बिना लिए और दिए तो हमारा जीवन संभव ही नहीं होता है। तो सज्जन मनुष्य की प्रार्थना क्या होती है कि मेरे जीवन में अन्यों से लेने का जितना भाग्य में लिखा है उससे ज्यादा देने का लिखा हो, मैं लेने के लेने के अनुपात में ज्यादा दूं, ये सज्जनों की प्रार्थना है। तो देने का विचार करो, लेने का नहीं। देने का विचार करोगे तो प्राप्त तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम 10 लोगों को देंगे तो 10 लोग हमको देंगे। ऐसे हम ये धर्म है, लेना कम देना ज्यादा, ये धर्म है। और इस धर्म से मनुष्यों का और सृष्टि का जीवन सुखमय बनता है। तो इसकी उक्तियां, इसके उदाहरण, इसके प्राचीन उदाहरण, वर्तमान के उदाहरण ऐसा सारा देंगे तो आज भी धर्म केंद्री जीवन रचना बन सकती है, वह संभव है, ये बताना हमारा काम है। ये तो प्राचीन समय की बात है, आज तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मानस है, उसमें परिवर्तन करके आज हो सकता है, आज होता है, आज होना चाहिए, और ये असंभव बात नहीं है, ये सिद्ध करना ये हमारे विषय की प्रस्तुति का सार है। इसी प्रकार से जो तीसरा है स्वायत्त समाज, ये तो संपूर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण ऐसी पद्धति है। आज कैसा हो गया है, सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ कानून से चलेगा, सब कुछ संविधान से चलेगा। समाज तो राज्य की व्यवस्था में रहने वाली एंटिटी हो गई है, परंतु ऐसा नहीं है। भारत में हमेशा समाज ही स्वायत्त रहा है, और समाज को जिस प्रकार से अनुकूल हो उस प्रकार से राज्य व्यवस्था होती आई है, उस प्रकार से अर्थव्यवस्था होती आई है। समाज की व्यवस्था भी इसी प्रकार से हुई है कि वो स्वायत्त रहा है, माने उसका नियंत्रण करने वाला और कोई नहीं है, स्वयं समाज है। वह धर्म और सत्य के आधार पर चलता है, कानून और दंड के आधार पर नहीं। आज समस्त नागरिक जीवन कानून और दंड और न्याय, संविधान, इसके आधार पर चलने लगा है। समस्त अर्थ क्षेत्र कानून के आधार पर, समस्त शिक्षा क्षेत्र सरकार के आधार पर है, समाज के आधार पर नहीं है। तो संस्कार, संस्कृति, धर्म, जीवन मूल्य, अर्थार्जन, अर्थव्यवस्था माने अर्थ का विनियोग, और समस्त समाज में सुरक्षा का वातावरण और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ये सारा समाज ही तय करता है। जैसे कि महाभारत में कहा है कि जो राजा अपना राज्याभिषेक होते समय प्रतिज्ञा करता है, और वह प्रतिज्ञा करता ही है कि मैं राजा इसलिए बना हूं कि मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, प्रजा की सारी गतिविधियों की व्यवस्थाएं जो है उनकी रक्षा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जिसका अभिषेक हुआ है, वह राजा यदि प्रजा की सुरक्षा, प्रजा की उद्योगों की व्यवस्था, प्रजा की संस्कृति की व्यवस्था सुरक्षा नहीं करता है और अत्याचारी और अनाचारी बन जाता है, उसको पदच्युत करना, उसको राजा के पद से खींच कर नीचे उतार देना, ये समाज का काम है, ये प्रजा का काम है। प्रजा को ऐसा ही करना चाहिए। तो राजा की नियुक्ति, राजा का अभिषेक प्रजा के अनुमोदन से होता है। अर्थ क्षेत्र तो हमेशा ही प्रजा के द्वारा ही चलता रहा है। अर्थ क्षेत्र में और ज्ञान क्षेत्र में
धर्म क्षेत्र में प्रजा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसका अर्थ क्या है कि प्रजा सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है। इसके मूल तत्व क्या है, ये तो इसका तात्विक पक्ष रहेगा, परंतु उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है ये हमें बताना है। तो स्वायत्त समाज की रचना कैसे होती है? जैसे व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित निर्णय अपनी स्वतंत्र इच्छा से परिवार के लोगों के अनुकूल बनकर लेगा, परंतु वो आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे कुटुंब अपनी रचना, अपना जीवन, उसका निर्णय लेने के लिए स्वायत्त रहेगा। ऐसे अर्थ क्षेत्र स्वायत्त रहेगा। कितना उत्पादन करना, किस चीज का उत्पादन करना, कैसे वितरण करना, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर ले जाने वाली हो। इसलिए उद्योगों की रचना कैसे होगी, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा हो, इसलिए उत्पादन कैसे होगा। जैसे उदाहरण के लिए काम करने वाला, किसी भी व्यवसाय को करने वाला अपने व्यवसाय का मालिक रहेगा, नौकर नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार की उत्पादन की व्यवस्था करे, आज जैसे हो रही है कि विपुल मात्रा में उत्पादन, बहुत बड़ी बड़ी यंत्र के रचना से उत्पादन, इसके कारण से वो केंद्रित होगा, इसके कारण से उत्पादन विपुल होगा, लेकिन स्वामित्व एक का रहेगा या 4-5 भागीदारों का रहेगा, परंतु उसमें काम करने वाले सैकड़ों लोग अपने काम के मालिक नहीं रहेंगे, वे नौकर होंगे अथवा मजदूर होंगे। तो नौकरों का और मजदूरों का बना हुआ समाज कभी भी मानसिक वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकता। अगर राष्ट्र ही स्वतंत्र नहीं रहा तो ये तो मूल जो तत्व है उसकी ही हानि हुई। तो हमें स्वायत्त समाज के जो विभिन्न आयाम हैं उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाभिमान, सुरक्षा, उसके लिए आवश्यक ऐसी उपभोग की सामग्री, अर्थव्यवस्था, ये स्व पुरुषार्थ से कैसे प्राप्त हो। जैसे आज बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, ऐसा कहने के बाद उनके लिए क्या 2 लाख नौकरियां हमारा प्रावधान है, ऐसा घोषणा पत्र में कहते हैं कि 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। काम मिलेगा ऐसा नहीं कहते और काम करके कमाओ नहीं कहते। हम सब्सिडी देंगे, हम मुफ्त में देंगे ऐसा कहते हैं, हम नौकरी के अवसर देंगे ऐसा कहते हैं। तो स्वायत्त समाज में इस प्रकार की रचना नहीं होती। स्वयं काम करके कमाओ, मुफ्त का लेना ये शर्म की बात है। तो ये तो हमारा कितना व्यवहार का सूत्र है। मुफ्त नहीं लेना, किसी ने कुछ दिया, प्रेम से दिया, भेंट में दिया तो लो, परंतु मिला उसका सवाया करके वापस लो। मुफ्त का लेकर नहीं रुकना, देने से ही ऋण से हम मुक्त होंगे। ऐसे हमारी जो उक्तियां बनी हैं वो इसी के है। स्वायत्त समाज में एक एक व्यक्ति का मानस कैसा होता है, सोच कैसी होती है, व्यवहार कैसे होता है, उसी का तो ये उदाहरण है। तो हमारा काम है ऐसे 50 उदाहरण, 10 उक्तियां ढूंढ निकालना, उनको प्रस्तुत करना, और संपूर्ण समाज किस प्रकार से स्वमान, स्व पुरुषार्थ और स्वनिर्भरता से चलता आया है और उसमें फिर सुख समृद्धि कैसे बनी रहती है, ऐसा विषय हमें प्रस्तुत करना है। तो ये सब करना है तो हमारे समाज की रचना हाँ, अभी औपनिवेशिकता से मुक्ति बहुत बड़ी समस्या, हमारी मनोवैज्ञानिक समस्या है, मानसिक समस्या है। हम ब्रिटिशों के
और या यूरो अमेरिकी सारी जो जीवन रचना है उससे इतने प्रभावित हो गए हैं और प्रभाव उसका व्यवस्था में दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है, हमारे मानस पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, हमारे विचार करने की पद्धति, देखने की दृष्टि इसमें दिखाई देता है। अगर मानस परिवर्तन हुआ तो व्यवहार तो बदलेगा और हमारी व्यवस्थाएं भी बदलेंगी, परंतु हमारा मानस नहीं बदला तो ये भी नहीं बदलेंगे। इसलिए मानस परिवर्तन होना यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसका तात्विक पक्ष तो और विद्वान प्रस्तुत करेंगे, परंतु हमें व्यावहारिक परिवर्तन के सूत्र देना है। उदाहरण के लिए हमारी सौंदर्य दृष्टि, हमारी सुविधा की प्राथमिकता कैसे रिफ्लेक्ट होती है? तो हमारे घरों में जो सुशोभन रहता है वो प्लास्टिक के फूलों का रहता है। अब इसके पीछे मानस क्या है? अरे रोज रोज बदलना नहीं पड़ेगा, वो रोज ताजे ही रहेंगे, उसको एक बार धोया तो फिर से वो स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। कितने विविध रंगों में प्लास्टिक के फूल मिलते हैं, कितने आकर्षक होते हैं। तो आकर्षक है, सुंदर है, सुलभ है, माने उपलब्ध है, सुविधापूर्ण है और आंखों को बहुत आनंद देते हैं। सुविधा माने आकर्षण, हमारा सुशोभन बनता है। ये विचार की जो पद्धति है वो उस मानसिकता से आई है जो पश्चिम की यांत्रिक जीवन रचना से उपजी है। नहीं होगा तो चलेगा, परंतु हम इस प्रकार से हानिकारक सुंदरता उसमें नहीं फंसेंगे। आकर्षण होता है, सुविधा होती है, सुलभता होती है, इसको प्राथमिकता देने के स्थान पर नुकसान नहीं करता, भला करता है। उदाहरण के लिए हम रसोई में जो यंत्रों का उपयोग करते हैं, मिक्सर है, ग्राइंडर है, फ्रिज है, ओवन है, माइक्रोवेव है, प्रेशर कुकर है, कितनी सारी बातें हैं जो सुविधा निर्माण करती है, समय बचाती है, कष्ट कम करती है। ऐसा सारा आकर्षण। फ्रिज में रखो तो फल और सब्जी खराब नहीं हो जाते। ये क्या है? विपरीत विचार है। ये साइंटिफिक वैज्ञानिक चिंतन नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन पोषण की ओर ध्यान देगा, वैज्ञानिक चिंतन सात्विकता की ओर ध्यान देगा, परंतु अवैज्ञानिक केवल मानसिक रूप से जो चिंतन होता है वह सुविधा की ओर देखेगा, वह सुलभता की ओर देखेगा, वह स्वाद की ओर देखेगा, वह खर्च कम करने की ओर देखेगा। तो ये तो वैज्ञानिक नहीं हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम मानसिकता से अधिक प्रभावित होते हैं, वैज्ञानिकता से नहीं। वैज्ञानिकता से माने बुद्धि से नहीं। तो हमारे मापदंड बदल जाते हैं, हमारी व्यवहार की पद्धति बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है। आजकल हम देखते हैं, ये तो मैंने छोटा घर का ही उदाहरण दिया, बहुत व्यापक ऐसा उदाहरण देंगे तो हमारी सड़कें सीमेंट की बनने लगी, डामर की बनने लगी, चौड़ी बनने लगी। विकास 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 कहते हैं तो हमारा 16 लेन रास्ता सड़कें बनी तो हम कहते हैं हा, तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए अनुकूल बनी। तो होता क्या है? खेत की जमीन हम सड़कें बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। शहरों की रचना, नगरों की रचना इसी कारण से होती है। हाई राइज बिल्डिंग इसी के कारण से बनते हैं और फिर स्वास्थ्य के विपरीत, पर्यावरण के विपरीत, अधिक खर्चीला
विनाश की ओर ले जाने वाला, धर्म के विरुद्ध, ऐसा सब बन जाता है। परंतु मापदंड हमारे कैसे होते हैं? ये मापदंड कहाँ से आए? हमारा मानस स्वस्थ नहीं है, इसलिए आए। तो हमारे व्यवहार के उदाहरण व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर, जैसे पहाड़े रटने के स्थान पर कैलकुलेटर का उपयोग करो, यहाँ से शुरू होकर जिसके पास बहुत आकर्षक सुंदर बस्ता है वो बच्चा ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसी दृष्टि हो जाती है, क्योंकि आकर्षण है। जिसके पास अधिक पैसा है वही प्रतिष्ठित है, उसकी ही सत्ता चलनी चाहिए। पैसे मिल जाते हैं, इसलिए हम कम्युनिस्टों को भी मत दे सकते हैं, उसको जिता सकते हैं, क्योंकि हमको तो पैसा मिल गया। पैसा मिलने से हमारा जीवन सुकर बनता है। ये क्या है? अर्थ को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता। आकर्षणों से नहीं, आकर्षणों को रोक नहीं पाने की दुर्बल मानसिकता, इसके कारण से होता है। तो पूरा का पूरा विश्व जीवन ही नाश की ओर गति करता है, क्योंकि हमारा मानस ऐसा है। भारत तो चिरंजीव देश रहा है, तो स्वतंत्र मानसिकता का विकास करेंगे तो पता चलेगा कि भारत अपनी व्यवस्थाओं के कारण से चिरंजीव रहा है। तो फिर हम मानसिक रूप से पराधीन हो गए हैं, इसलिए उस मानस से मुक्त होना, स्वाधीन बनना, ये सर्वाधिक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने ही मन को समझाने की बात है, समूह मन को समझाने की बात है। कष्ट सहन करना बेहतर है, लेकिन हम इस प्रकार की विपरीत व्यवस्थाएं नहीं करेंगे। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता है, मनोबल बढ़ाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। मनोबल बढ़ाकर फिर जो चाहिए वो प्राप्त करो, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, इसकी ओर ले जाने वाली मानसिकता है। तो हम विधायक बातें करेंगे व्यवहार में, कि हमारे घर की व्यवस्थाएं बदलने में हम कैसे सोचेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए पर बाल अवस्था की शिक्षा में कैसे परिवर्तन करेंगे, घर में जो बच्चों का संगोपन हो रहा है उसमें कैसे करेंगे, हमारे अर्थार्जन के जीवन में, अर्थार्जन की गतिविधियों में किस प्रकार से मानस परिवर्तन होगा, ये मानस परिवर्तन होने से समाज की स्थिति कैसे बदलती है, इसके उदाहरण देना ये व्यावहारिक पक्ष है। छोटी बातें बताना जो हर व्यक्ति कर सकता है, प्रारंभ में सुलभता से कर सकता है, बिना आयास, बिना परिश्रम के कर सकता है, और धीरे धीरे कठिन बातों की ओर ले जाना। यहाँ क्या हो गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, ऐसे मनोबल विकसित करने की दिशा में ले जाना, ये ये मानस की मुक्ति का उपाय है। इन सब को करने का केंद्र, समाज व्यवस्था का केंद्र तो कुटुंब व्यवस्था है, और आजीवन शिक्षा के उदाहरणों पर हमने अधिक ध्यान देना है कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो हमारा जीवन बदल गया है, अशिक्षित, असंस्कृत, निर्बुद्ध जैसा हो गया है, उसको बदलना है, और समस्त समाज को बदलकर संस्कृति की रक्षा करनी है। तो हमें कुटुंब सुदृढ़ीकरण करना, तो पहला व्यवस्था की दृष्टि से कुटुंब सुदृढ़ीकरण, मैंने अब व्यवहार की बात करनी है। तो आज सारी शिक्षा की व्यवस्था, अर्थार्जन की व्यवस्था और स्वतंत्रता की हमारी संकल्पना ऐसा बन गए हैं कि परिणाम स्वरूप 2 पीढ़ियां साथ में नहीं रहती।
दो पीढ़ियां साथ में नहीं रहती उसको स्वतंत्रता नहीं कहते, उसको आधुनिक काल की सोच माने विकास की स्वतंत्रता ये नहीं कहते। दो पीढ़ियां साथ में नहीं रहती तो फिर धर्म और संस्कृति की परंपरा खंडित हो जाती है और पूर्वजों से हमने जो सीखा है उसको नई पीढ़ी को देने की व्यवस्था भी खंडित हो जाती है। इसके लिए पहली आवश्यकता है दो पीढ़ियों का साथ में रहना। दो पीढ़ियां क्यों साथ में नहीं रह सकती, नहीं रहती है आज, इसके उदाहरण तो हमको सर्वत्र दिखाई देंगे। ऐसे उदाहरणों को लेकर फिर इसमें परिवर्तन कैसे करना, तो प्राथमिकता किसको देना? शिक्षा के लिए बाहर जाकर व्यक्तिगत विकास अपने बच्चों का होना ये एक, और फिर नहीं हुआ इस प्रकार से व्यवसाय यहीं रहकर करेंगे, माता पिता के साथ रहना। अथवा किसी भी श्रेष्ठ उदात्त उद्देश्य से यदि दूसरी पीढ़ी अर्थार्जन के लिए जाती है तो माता पिता को उनके साथ जाना। दोनों को समायोजन, दोनों पीढ़ियों को समायोजन करना होगा। मूल बात क्या है? दो पीढ़ियों का साथ में रहना। ये एक बात हुई। और दूसरी बात ही हुई, माता पिता अपनी संतानों के शिक्षक और जब तक अपने बच्चे गृहस्थ नहीं बन जाते और गृहस्थ संचालन का दायित्व हमसे भी नहीं ले लेते, ताकि विभिन्न आयु में विभिन्न प्रकार होंगे। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। तो मित्र की तरह रहकर भी उनको मार्गदर्शन कैसे करना, 10 वर्षों तक ताड़न को कैसे अपनाना। मैंने ताड़न ये प्रेम का ही एक अनुशासन का रूप, अनुशासन में रूपांतरण है, ये कैसे पता चलेगा? लालन करना। अब तो नई पीढ़ी के संस्कार गर्भाधान से होते हैं, इसके लिए हमारे युवा संतान अच्छा पुरुषत्व और स्त्रीत्व का विकास कैसे होगा, ये सारा कुटुंब जीवन में आएगा। तो इसके बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं। इसकी व्यवस्था परिवर्तन के भी बहुत छोटे छोटे तरीके हम बता सकते हैं। और इसके लिए व्यवस्थाओं में, अर्थार्जन में, शिक्षा की ओर देखने की दृष्टि में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे ये हमको बताना है। और अंतिम हमारा जो है राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चारों व्यवस्थाओं का आपसी संबंध। तो बात तो ठीक है कि जब तक राज्य व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता तब तक शिक्षा स्वायत्त नहीं बनेगी। जब तक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अर्थार्जन और अर्थकरी शिक्षा संभव नहीं बनेगी। जब तक समाज व्यवस्था नहीं बदलेगी, समुदायों के जीवन की, व्यवसाय करने की पद्धति नहीं बदलेगी, तब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो सकता तब तक इन व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा ही तो मूल है। तो फिर ये परस्पर संबंध है, उसमें प्रथम कौन है और दूसरा कौन है? प्रश्न तो ये आता है कि जब तक अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट सेक्टर, नौकरी करने की मजबूरी, इसमें परिवर्तन नहीं होता तब तक हम शिक्षा में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? परंतु यदि सबको साथ में रखकर, सभी व्यवस्थाओं के साथ में रखकर देखेंगे तो अर्थव्यवस्था बदलेगा कौन? अर्थव्यवस्था कैसे बदलनी चाहिए ये बताएगा कौन? धर्मानुकूल अर्थशास्त्र की रचना करेगा कौन? सत्य और धर्म के आधार पर चलने वाला समाज, उसकी व्यवस्था और उसका शास्त्र निर्माण करेगा कौन? राज्य कैसा होना चाहिए ये बताएगा कौन? तो ये तो शिक्षा को ही बदलना है। इसलिए शिक्षा
और इन सारी प्रमुख व्यवस्थाओं का संबंध क्या है और उसमें परिवर्तन कैसे होगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे हमारे व्यवहार के सूत्र हमको देना। व्यवहार के सूत्र देने का अर्थ है, एक, सरलता से हो सकना। दूसरा, सब लोगों के लिए क्रमशः व तत्व के ही अनुसार होना चाहिए, ऐसा करना। और चौथा, धीरे धीरे इसको व्यापक बनाना। और पांचवा, सरल से शुरू करके कठिन बातों की ओर जाना। ऐसे 5 सूत्रों पर हमारा विषय प्रस्तुत होना। जैसे हम कहते हैं, ये प्लास्टिक मुक्त घर को करना है, तो लोग उदाहरण देते, अरे हमारे कंप्यूटर तो प्लास्टिक के बने हैं, हमारी कार में कितना प्लास्टिक होता है, हम ये सीमेंट के भवन बनाते हैं, वो भी तो प्लास्टिक है, हमारे रेक्सिन के शूज आते हैं, वे तो प्लास्टिक हैं। हाँ, ये सारी कठिन बातों से शुरुआत नहीं करना। कम से कम हमारे ड्राइंग रूम में टेबल पर प्लास्टिक के फ्लावर वाज में जो प्लास्टिक के फूलों का सुशोभन है, वो तो बदल सकते हैं ना, उससे तो कोई असुविधा निर्माण नहीं होगी। तो सरल से धीरे धीरे कठिन की ओर जाना, ये व्यावहारिक पक्ष का बहुत बड़ा सूत्र है। तो सरल से कठिन की ओर जाना एक व्यक्ति के लिए नहीं, जिसका मनोबल इतना अधिक है और जो सिद्धांत निष्ठ है, आदर्शवादी है, वही कर सकेगा, और सर्वसामान्य लोग तो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी बातों को प्राथमिकता नहीं देना। जो चाहे वह कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है। सुलभ बनाना, जैसे आज प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीना, ये सुलभ नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके कहाँ सुलभ बनेगा। घर में सुलभ बनाया जा सकता है, कार्यक्रमों में सुलभ बनाया जा सकता है, धीरे धीरे करके सार्वजनिक व्यवस्थाओं में वह लागू किया जा सकता है। ऐसे सुलभ से शुरू करके फिर दुर्लभ की ओर जाना, ऐसा हमारा व्यावहारिक प्रस्तुति का तरीका रहेगा। तो मैंने सभी विषयों के बारे में, व्यवहार के पक्ष के बातें कौन सी हैं और उसकी प्रस्तुति, मैंने उसकी प्रस्तुति के ये 5 सूत्र कौन से हैं, ये बताया है। अभी आपको कुछ पूछना बताना है तो बताइए। ताई, ये 5 सूत्र एक बार फिर से बताएंगे तो हम नोट कर लेंगे। हाँ, किसी ने लिखा है क्या, वो बताओ। राजेंद्र जी ने जरूर लिखे होंगे। हाँ हाँ हाँ, और फिर किसी ने उसके लिखा बाद होगा। है, हाँ, तत्व अनुसार, फिर हाँ व्यापक, और फिर सरल से कठिन। हाँ हाँ, सरल से कठिन। हाँ, और तो यही किसी 5 ने थे। लिखा है क्या? 5 हो गए? हाँ अभी ताई। शताब्दी जी 5 हो गए क्या? हाँ, हो गए ना 5। हाँ, ठीक है। हाँ। तो हम इसके अनुसार अगर प्रस्तुत करेंगे तो हमें उदाहरण भी मिल जाएंगे, और उदाहरणों से ही विषय स्पष्ट होता है, क्योंकि व्यवहार तो व्यवहार के उदाहरणों से ही पुष्ट किया जाएगा। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ,
ये ऐसा करने से ये संभव होता है, नहीं तो क्या होता है, हाँ भाई ये तो सिद्धांत की बातें हैं, और सिद्धांत तो हर जगह लागू नहीं हो सकते ना। वो सिद्धांत में ठीक है, सत्य है, आप कहेंगे धर्म से चलो, धर्म से चलो, तो कौन मना करता है? शास्त्रीय पद्धति से चलो, कौन मना करता है? वेदों की प्रतिष्ठा सिद्धांत में सब करते हैं, लेकिन दूसरा ही वाक्य आता है ये आज के जमाने में तो ये संभव ही नहीं है, आज तो कोई मानेगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं, करने जाएगा तो समाज में प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, लोग हंसेंगे, लोग मजाक करेंगे। जैसे कोई सूती कपड़े पहनने वाले को हमेशा भय रहता है कि लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो लोकापवाद की भीति रहती है, तो सब तो नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, सब तो नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। तो सिद्धांत में ठीक है कि हम सूती कपड़े पहनेंगे, सिद्धांत में ठीक है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, सिद्धांत में ठीक है कि हम वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार ही चलेंगे। हाँ, सिद्धांत में तो ये बहुत सही है, और प्राचीन काल में ऐसे ही चलता था, ये भी सही है, लेकिन आज तो ये संभव नहीं। व्यवहार कुछ अलग है, व्यवस्था कुछ अलग है, मानस कुछ अलग है, हमारी शिक्षा कुछ अलग है। ये तो बात सही है कि शिक्षा अलग है, विपरीत है, व्यवस्थाएं विपरीत है, मानस विपरीत है, तो फिर सिद्धांत तो वो तत्व में ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, और बुद्धि से समझो तो वो सही है, इसमें तो कोई विरोध नहीं, परंतु करने में वो कठिन है, करने में असंभव है, करने में लोगों की स्वीकृति नहीं प्राप्त होगी, ये सब उसके अवरोध हैं। तो इन अवरोधों को दूर करना, माने जब तक व्यवहार में नहीं आता तब तक तत्व की कोई कीमत ही नहीं है। तत्व से खाया नहीं जाता, रसोई में पकाने से खाया जाता है। सारे सात्विक और पौष्टिक आहार ऐसे तत्व थोड़े खाए जाते हैं, वो तो पकाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, परोसने पड़ते हैं, स्वादिष्ट भी बनाने पड़ते हैं। तो भोजन बनाना ये व्यवहार है, भोजन बनाने के सिद्धांत ये शास्त्र है। तो शास्त्र के अनुसार व्यवहार होना क्या अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो शास्त्र का क्या मूल्य है यदि व्यवहार में नहीं आता तो। और फिर व्यवहार से कोई लाभ नहीं जो शास्त्र के अनुसार नहीं होता। इसलिए तात्विक और व्यावहारिक पक्ष, दोनों पक्षों की एक दूसरे के साथ सुसंगति ये आवश्यक होता है। इसलिए हमने दोनों पक्षों को इतना महत्वपूर्ण माना है। 1.5 घंटा पूर्ण रूप से तात्विक पक्ष, 1.5 घंटा पूर्ण रूप से व्यावहारिक पक्ष, ऐसे दोनों समान महत्व के हैं। हाँ। हम्म। 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 लेकिन आने के बाद, हाँ, आने के बाद वो शास्त्र नहीं सीखते, विपरीत व्यवहार को छोड़ते नहीं है। इसलिए वो ये जो है ना, सीमित देखना हुआ। धर्म के स्थान पर, तत्व के स्थान पर, सिद्धांत के स्थान पर, व्यापक कल्याण के स्थान पर सीमित आकर्षण। हाँ, इसको बुलाकर बाद में एक 5 वर्ष में, 10 वर्ष में इसको छोड़ने की बुद्धि निर्माण होती है क्या? तो फिर ठीक है, शुरू तो करो। किसी भी पद्धति से, किसी भी निमित्त से बुलाओ उनको, ये प्रारंभ ठीक हुआ।
उसके बाद 10 वर्ष की प्रक्रिया में इसको पूर्ण रूप से छोड़ देना, बदल देना, ये हमारा लक्ष्य है क्या? तो फिर ये पद्धति ठीक है, अगर नहीं तो ये पद्धति ठीक नहीं। युवा ये सोच के विपरीत था। कैसी सोच की? वो आपका मानस की मुक्ति की बात है ना, तो कैसे होगा? पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, जिसको हम उपदेश कर रहे हैं उसका तुष्टीकरण करना, अपीजमेंट करना, ये इसमें मुख्य हो जाता है। हाँ, प्रारंभ में आकर्षित करने के लिए ये युक्ति हो सकती है, परंतु धीरे धीरे प्रक्रिया में उसको परिवर्तित कर देना। और जो 10 वर्ष पहले भोजन के आकर्षण से आता था, 10 वर्ष में वह भोजन के आकर्षण से ऊपर उठ गया और अब उसको भक्ति का आकर्षण है, ये मुख्य हो गया। ऐसा परिवर्तन होता है तो हमने साधन के रूप में अपनाया, वो ठीक है। नहीं तो अरे श्रोता सुनेंगे ही नहीं, इसलिए आप तो मनोरंजन करो, ये वक्ता का एकमात्र लक्ष्य नहीं रहता। हाँ, तत्व का माने सिद्धांत कठिन है, इसलिए उदाहरण देकर समझाओ, और वह उदाहरण भी रोचक मनोरंजक हो, ऐसा प्रयोग करो। तो फिर वक्ता की कुशलता है। तत्व को समझाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए हमने कथा का उपयोग किया, परंतु लोगों को सुनना अच्छा लगता है, इसलिए प्रैक्टिकलिटी, आज तो प्रैक्टिकल बनो, ऐसा करके जो सिद्धांत को छोड़ने की बात होती है वह ठीक नहीं है। तो ऐसे हमारा भी कौन सा उदाहरण हम दे रहे हैं और कैसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम तत्व और व्यवहार दोनों को समान रूप से महत्व दे रहे हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने अपने विषय, जी हाँ, तो इसमें तो जैसा हमारी कल की जो बैठक थी राम विचार के भी जी जो प्रारंभिक चिंतन था वो हाँ मूल सूत्र है, चाहे व्यवहार में बात करेंगे या उससे पूर्व तत्व में होंगे। संपूर्ण देश का सोचना, वर्तमान हाँ विश्व स्थिति का सोचना, हाँ और हाँ उसके अनुसार बड़ी सोच, कल्पना व्यापक और सर्व समावेशक। तो व्यवहार के अंदर भी यही पांचों को हमारे को बात करनी रहेगी। हाँ, और और उदाहरण दो इनके संदर्भ भारतीय ही हो, यह भारतीय ही, हाँ बिल्कुल, भारतीय ही होना ये तो पहली हाँ, शर्त है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, कई बार हम ऐसे ही विदेशियों के उदाहरण या इस हाँ प्रकार के संदर्भ लेते हैं, लेखक हो या साहित्य हो या कुछ ऐसे प्रयोग विदेशों में हुए हैं, अपने आप को व्यापक बनाने के प्रभाव में वो करने लग जाते हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखना होगा। सही। जी। तो हमें व्यवहार के उदाहरण, तत्व को समझना तो होगा ही, फिर व्यवहार में वो तत्व कैसे आएगा उसके बारे में चिंतन तो करना होगा। और ये बात ये है कि तात्विक प्रस्तुति तो सरल है, क्योंकि उसमें तो सिद्धांत की ही बात करना है, शास्त्र की ही बात करना है। व्यवहार की बात करना ये थोड़ा कठिन है, व्यवहार करना भी कठिन ही होता है तत्व के अनुसार। तो व्यवहार का पक्ष थोड़ा अधिक युक्ति पूर्वक हमको हैंडल करना होगा। तो व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन भी है, ट्रिकी भी है,
कि हम कैसे उदाहरण देंगे, कैसे सूत्र को प्रस्तुत करेंगे, कैसे विवेक की अपेक्षा करता है, कैसे देशकाल परिस्थिति के अनुसार करने की अपेक्षा करता है। ये सारी बातें देखकर हमको व्यवहार प्रस्तुत करना है। और और, और कुछ व्यावहारिक बातें हैं। ये सत्र हमारा 1.5 घंटे का है। प्रस्तुति ही रहेगी, उस कुछ करना और संचालन करना, इसके औपचारिकता में जाकर कुछ 10 मिनट का समापन के लिए होगा। तो ये जो सत्र का संचालक होगा वो और विषय की प्रस्तुति करने वाले हम दोनों की समझदारी पूर्वक की भूमिका रहेगी कि हम चर्चा को स्वैर ऐसे भटकने ना दे, फिर चर्चा बहस में ना परिणत हो जाए। नहीं तो इसके बाद वो काट रहा है, उसके बाद वो काट रहा है, ऐसी काटाकाटी ना हो। सबको अपने अपने अभिप्राय प्रस्तुत करना है। ये तो जो संचालन करने वाला है उसको ध्यान में रखने वाली बात है कि एक ने कोई एक मुद्दा रखा तो दूसरा खड़ा हो गया तो उसका विरोधी प्रतिवाद करने लगा, तो उस प्रतिवाद को तुरंत ही रोकना नहीं, आप अपनी बात रखो, दूसरों ने रखी हुई बात को काटो नहीं। ऐसे इसको अनुशासन, चर्चा सत्र का अनुशासन रखना महाकठिन होता है। फिर किसी को भाषण नहीं करने देना, बहुत लंबी बात नहीं करने देना, सूत्रात्मक बात करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे के बाहर विषय परिवर्तन ना करो, अपनी ही बात बार बार न करते रहो, तो सब बोलेंगे, सब कोई एक दूसरे की बात काटेगा नहीं, संक्षेप में बोलेगा, स्पष्टता पूर्वक बोलेगा, विषय के बाहर का नहीं बोलेगा। ये जो चर्चा सत्र का अनुशासन है वे वास्तव में जो संचालन करने वाला है उसको रखना है। गट संयोजकों की भी बैठक इसी प्रकार से होगी, परंतु हमें भी रखना है। इसलिए गट संयोजक के साथ और तात्विक पक्ष रखने वाले के साथ हमारा वार्तालाप होना ये भी अत्यंत आवश्यक है। तो अभी संदीप जी और मधुसूदन जी इसका भी आयोजन करेंगे कि हर एक गट के तात्विक पक्ष के प्रस्तोता, व्यवहार पक्ष के प्रस्तोता और गट संयोजक, ये तीनों साथ में मिले। नहीं तो कभी ऐसा होगा कि तात्विक पक्ष रखने वाला कुछ ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करेगा कि हमारे व्यवहार की बातें उससे एकदम विपरीत ही हो जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे। ऐसा न हो, इसलिए तात्विक पक्ष रखने वाले, व्यवहार का पक्ष रखने वाले और गट संयोजक, जिसको ये सारा चर्चा सत्र का नियमन करना है, वो साथ में रहेंगे। तात्विक पक्ष की प्रस्तुति में हम लोग तो उपस्थित रहेंगे ही, व्यावहारिक पक्ष की प्रस्तुति में तात्विक पक्ष रखने वाले भी उपस्थित रहेंगे और संचालन करने वाला दोनों के लिए एक ही होगा। तो पूर्व में भी हम मिलेंगे, उस समय भी हम साक्षी रहेंगे और सत्र संयोजक गट संयोजक दोनों सत्रों में एक ही है। इसलिए हम इसका समायोजित स्वरूप बहुत अच्छा करेंगे। एक एक गट में 25 से लेकर 40 तक की सहभागिता होगी, ऐसा अनुमान है। भाई जी कितने मिनट का तैयार करना है? यहाँ पे आंधी तूफान चल रहा है, बीच में कनेक्शन कमजोर हो गया था। अच्छा, हाँ, 25 से 30 मिनट। हाँ? हाँ, 25 से 30 मिनट का पत्र में लिखा था शताब्दी जी ने, जी 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 उसमें 25 से 30 मिनट का। धन्यवाद। जी। हम्म 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 हम्म,
हाँ हम्म, फिर हाँ हाँ, अब क्या होगा? हम्म 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 हम्म, हाँ हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये एक देता है। हाँ हाँ भाई, बच्चों की अपनी स्वतंत्रता है, उनके विकास के आगे प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए विदेश जाओ, ये सारी प्रेरणाएं रहती हैं। समाज में प्रतिष्ठा का विषय भी बन जाता है। बाद में वृद्धावस्था में कुटुंब विघटित हो जाता है और कोई एक दूसरे का नहीं रहता है। उधर बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं, इधर माता पिता भी निपुत्रिक हो जाते, कोई देखने वाला नहीं रहता। तो ये उसके पीछे ये सूत्र है ना, सबके अपनी अपनी स्वतंत्र रुचि होती है, उनके विकास के आड़े हमें क्यों आना चाहिए? तो ये विचार तो ऐसा लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना कुटुंब रक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था की रक्षा की दृष्टि से ये सूत्र बिल्कुल ही सही नहीं है। परंपरा का निर्वाह करना और उसको खंडित नहीं होने देना, ये प्रमुख बात है, ये भूल जाते हैं। तो 2-3 पीढ़ियों से ये बहुत ही होने लगा है। अब लोगों को थोड़ी अकल आने लगी है कि ये तो बहुत गलती हो गई, तो और 2 पीढ़ियां जाएंगी। जी ताई, अभी 6:50 हुए हैं। हाँ, तो और अभी कोई, पूर्ण करेंगे। जी कोई प्रश्न है कोई, उसमें तो कर सकते हैं, अन्यथा पूर्ण करेंगे, कर सकते हैं ताई। ठीक है, आप अपने विषय पर चिंतन करिए, लिखने का प्रयास करिए, लिखे अवश्य। और कितने विविध उदाहरण और विविध आयाम हो सकते हैं, वो लिखते लिखते ध्यान में आएंगे। फिर एक बार हमारी तात्विक पक्ष प्रस्तुत करने वाले वक्ता के साथ भी चर्चा होगी, गत संयोजक भी साथ में रहेंगे। तो पूरे 3 घंटे के 2 सत्रों का निर्वहन कैसे करेंगे, जिस जिससे हमारा विषय अच्छी तरह से प्रस्तुत भी हो और स्थापित भी हो, ये हम देखेंगे। इसमें हमारा गोष्ठी का भी यश है। ठीक है, कभी भी हम बात कर सकते हैं। तो पूर्ण करें। जी ताई, ये लिखित में पहले ही देना है, हम लिखना भी है और लिखित में पूर्व में भी देना है, क्योंकि हमारी स्मारिका छपनी है, तो इसके लिए ये पूर्व में हमें लिखित में देना है, गोष्ठी से पूर्व। ऐसा प्रयास करना, लिखना तो है ही जैसे ताई ने बताया, और लिखित हमें पूर्व देना भी है, ये भी ध्यान में रखना। इस मुद्दे को मैं अधोरेखित ऐसे करती हूँ कि ये जो स्मारिका बनेगी, उसको व्यास पूर्णिमा के दिन हमको प्रकाशित करना है। गोष्ठी के बाद व्यास पूर्णिमा के लिए केवल 1 महीना रहता है, एक महीना या 35 दिन रहेंगे। तो इस दृष्टि से बहुत कुछ तैयारी गोष्ठी के पूर्व ही हो जानी चाहिए, ये आवश्यक है। इसलिए भी हम लिखित पहले दे देंगे। ठीक है। जी, कल्याण मंत्र के साथ पूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।